हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो CREB 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 37 टॉपिक यहाँ पे देख रहे थे और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आज का, वो है आपका कुछ जो भग्न है। ठीक है, इसमें से कुछ पूछा जाता है, जैसे कि कृच्छ साध्य भग्न कौन से हैं, असाध्य भग्न कौन से हैं, तो उनके थोड़ा सा नाम याद रखना। जैसे कि यहाँ पे जो भग्न है उसमें कृच्छ साध्य है आपका अतिपातित हो गया, चूर्णित हो गया, छिन्न हो गया, मज्जानुगत हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर भग्न किसको हुए हैं, श्वास रोगी को, कुष्ठ रोगी को, क्षतशीर्ण को, बालक को और वृद्ध को अगर भग्न हुए हैं तो वो भी क्या है, कृच्छ साध्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि अगर इनको इनको भग्न हुए हैं तो क्या है, कृच्छ साध्य के अंतर्गत आपका आता है। फिर नेक्स्ट है आपका असाध्य भग्न। तो असाध्य भग्न किसको बोलेंगे, तो कपाल के भिन्न जो भग्न होते हैं उसे अपन असाध्य भग्न बोलते हैं। तो कपाल के भिन्न जो भग्न होता है उसे अपन असाध्य भग्न कहते हैं। यहाँ जो है वो कटी संधि में संधि मुक्ति च्युति, यानी कि कटी संधि में अगर संधि मुक्ति या उसकी च्युति हो गई है तो वो भी जो भग्न है वो भी असाध्य की श्रेणी में आएगा। जगह संधि के उत्पिष्ट भग्न, तो जगह संधि में उत्पिष्ट जो भग्न होता है वो भी असाध्य की श्रेणी में आता है। फिर बंधन का समय के विषय में बात कर लेते हैं। ठीक है, कब कब बंधन माना जाता है, तो सौम्य ऋतु में 7-7 दिन पर अपन जो है बंधन को चेंज करेंगे। तो सौम्य ऋतु में 7-7 दिन में, साधारण ऋतु में 55 दिनों में, ठीक है, और आग्नेय ऋतु में 3-3 दिनों में यहाँ पे बंधन का समय बताया गया है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, जो थोड़ा शालाक्य तंत्र का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, तो इसके अंतर्गत दोषानुसार जो अधिमंथ है उसके लक्षण पूछे जाते हैं। जैसे कि अधिमंथ के 4 प्रकार बताए हैं आचार्य सुश्रुत में, जिसमें से वातज अधिमंद का क्या लक्षण बताया गया है, तो वातज अधिमंद का लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि नेत्र मुत्पाट्यते, तो नेत्र में मुत्पाटन होगा। मथ्यते अतरणीव च यत्, तो मथ्यते अतरणीव तम च यत्, यह लक्षण है। संघर्ष हो गया, तोध हो गया, निर्भेद हो गया, मास सर्रब्ध मलियम, ठीक है, तो मास सर्रब्ध मलियम यह लक्षण है। नेत्र में क्या होना, कुंचन होना, अस्फोटन होना, आद्यमान होना, वेपथु का होना, ये जो है वातज का लक्षण है। तो नेत्र में कुंचन, अस्फोटन, आद्यमान, वेपथु का होना। फिर सिरो अर्धवश्य वेदना, तो सिरों के अर्धभाग में वेदना का होना, तो सिरो अर्धवश्य वेदना ये किसका है, वातज अधिमंद का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है पित्तज अधिमंद। तो पित्तज अधिमंद का क्या लक्षण बताया गया है, तो रक्त राजी चितम स्त्रावी विनेव विनेवे वा दहयते, ठीक है, तो रक्त राजम चितम स्तावी विने व दहयते यह लक्षण है। यकृत पिंडो समम दहती, तो यकृत पिंड के समान होते हैं, दह होते हैं। क्षारेण उत्तमीव क्षतम, ठीक है, तो क्षारेण उत्तमीव क्षतम यह लक्षण है। साथ ही साथ स्वेद सस्वेद का होना, पित्त दर्शन का होना, मूर्छा होना, सिरो दह युक्त होना, ये पित्तज अधिमंद का लक्षण है। नेक्स्ट है कफज अधिमंद। तो कफज अधिमंद का क्या लक्षण है, तो कफज अधिमंद का लक्षण है स्त्राव का होना, कंडों का होना, रूपम पश्यति दुखेन, रूपम पश्यन्ति दुखेन यह लक्षण है। पाशुपूर्ण मिल विलम, ठीक है, तो पाशुपूर्ण विलम, नासाध्यमान का होना, सिरो दुख का होना, ठीक है, ये सभी क्या है, आचार्य सुश्रुत ने कफज अधिमंद का लक्षण बताया है। वांगभट ने क्या लक्षण बताया है, तो अधिमंथे न कृष्ण उन्नतम शुक्ल मंडलम, तो अधिमंथे न नतम कृष्ण उन्नतम शुक्ल मंडलम ये वांगभट ने बताया है। ठीक है, प्रवृत्तिस्तु परिग्रह हेतु, ये जो है कफज अधिमंद का लक्षण है। नेक्स्ट है रक्तज अधिमंद। तो रक्तज अधिमंद का क्या लक्षण है, तो रक्तज अधिमंद के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया है बंधु जीव प्रतिकाशम, तो बंधु जीव प्रतिकाशम होता है तम्यति स्पर्श अक्षमा, ठीक है, तो तम्यति स्पर्श अक्षमा यह लक्षण है। स्त्राव का होना, सन्नितोद का होना, पश्यन्ति अग्नि नभदिशा यह लक्षण है। रक्त रक्तभंग रिष्टस्य रीठा कृष्ण भागच लक्षेत, ठीक है, तो रक्तभंग रिष्टस्य रीढ़ कृष्ण भागस्य लक्षेत यह लक्षण है। यत दीप्तम रक्त पर्यंते तक्त रक्त अधिमंथम, ठीक है, तो ये रक्तज अधिमंथ का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें भी विशेष रूप से याद रखना कि
केवल लेखन कर्म योग्य रोग कौन से हैं? तो केवल जिनमें लेखन कर्म किया जाता है वो रोग हैं आपके श्यावत्म और कर्दमवत्म। तो श्यावत्म और कर्दमवत्म ये केवल लेखन कर्म योग्य रोग हैं। छेदन पूर्व लेखन योग्य रोग कौन से हैं? तो छेदन पूर्व लेखन योग्य जो रोग हैं वो है आपका उत्संगनी, कुंभिका और वत्म शर्करा। तो उत्संगनी, कुंभिका और वत्म शर्करा ये छेदन पूर्व लेखन योग्य रोग हैं। फिर पित्त विदग्ध दृष्टि में देय घृत कौन सा है? तो पित्त विदग्ध दृष्टि में देय घृत है त्रिफला का घृत। श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में देय घृत कौन सा है? तो त्रिवित घृत है। तो ये आपको याद रखना है। फिर सेवनियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो सेवनियों की संख्या आपका 7 बताया गया, जिसमें सिर में 5 होते हैं, जीवा में 1 है और शेप में 1 है। तो सेवनियाँ 7 है, जिसमें सिर में 5, जीवा में 1 और शेप में 1 है। संघात की जो संख्या है वो 14th बताई गई है। कितना? 14th बताई गई है संघात की संख्या, जिसमें गुल्फ में 2, जानू में 2, वक्षण में 2, मणिबंध में 2, कर्पूर में 2, कक्षा में 2, त्रिक प्रदेश में 1 और सिर में 1। ठीक है, तो ये संघात की संख्या है। सीमंत जो है वो 14 बताया गया, तो सीमंत की संख्या 14 है। तो अस्थि संघात के समान सुश्रुत ने 14 बताया है। ठीक है, सीमंत की संख्या। और वांगभट्ट ने सीमंत की जो संख्या है वो 18 बताया है। फिर कंडरा के विषय में बात करें तो कंडरा की संख्या सुश्रुत ने 16 बताया है, जबकि कश्यप ने 14 बताया है। तो कौन से आपके 16 हैं? तो पैरों में 4 होते हैं, तो तत्र हस्तपाद अंगाताम कंडरा नाम नख अग्र प्ररो। ठीक है, हाथों में 4 होते हैं, कोष्ठ में कंडरा नहीं होती, हाथों में 4 होते हैं। ग्रीवा में 4 होते हैं, तो ग्रीवा हृदयंती बंधिन्या नामोदगतम मेड्र। ठीक है, पृष्ठ में 4 होता है, तो श्रोणी पृष्ठ निबंधे नामो अधभागे गता बिंबा। ठीक है, तो ये जो है आपका 16 बताया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जाल की जो संख्या है वो 16 बताया गया, तो जाल 16 है, जिसमें मासद जाल 4 है, सिरज जाल 4 है, स्नायुज जाल 4 है, अस्थिगत जो जाल है वो भी 4 है। तो जाल 16 है, मासज जाल 4, सिरागत जाल 4, स्नायुगत जाल 4, अस्थिगत जाल 4। कुर्ची की संख्या 6 बताया गया है, जिसमें हस्त में 2, पाद में 2, ग्रीवा में 1 और मेढ्र में 1। तो ये कुर्च हो गए। कश्यप ने कुर्ची की संख्या 42 बताई है, 42। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रज्जु। तो रज्जु के विषय में बताया गया कि पृष्ठवंश के दोनों ओर रस्सी सदृश मोटी दृढ़ जो मांसपेशी होती है उसे अपन क्या कहते हैं? रज्जु कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये रज्जु जो है इसकी जो संख्या है वो कितना है? 4 है। ठीक है, जो 4 होती है, बाह्य 2 और अभ्यंतर 2। ठीक है, गयादास ने रज्जु की जो संख्या है वो 8 बताई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ मॉडर्न एस्पेक्ट में जो कॉमन क्वेश्चन है वो याद रखना कि वाटर स्ट्रिंकिंग टेस्ट, डार्क रूम टेस्ट एंड जो आपका प्रिकॉल टेस्ट ये किसके लिए होता है? तो ग्लूकोमा के लिए होता है। तो वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट, डार्क रूम टेस्ट एंड प्रिस्कॉल टेस्ट जो है वो ग्लूकोमा के लिए होता है। इसके अलावा इंफ्रारेड रे कैन कॉज जो आपका हीट कैटरेक्ट। ठीक है, तो इंफ्रारेड के कारण क्या है? हीट कैटरेक्ट कॉज करता है। यूवी रेज जो है वो प्रोड्यूस करता है सेनाइल कैटरेक्ट को। और इन हर्पिस जूस्टर 3, 6, 7 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व्ड लेंस टेक इट्स न्यूट्रिशन बाय एक्वस ह्यूमर एंड लिम्बस ब्लड वेसल्स। तो किससे न्यूट्रिशन लेते हैं? जो लेंस है वो एक्वस ह्यूमर और लिम्बल ब्लड वेसल से। लेंस मेटाबॉलिज्म इज ए एनारोबिक टाइप। ठीक है, तो लेंस का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है? एनारोबिक टाइप का होता है। मेन डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं आई का। तो रेटिना एक्टोडर्म से होता है, लेंस भी एक्टोडर्म से होता है, कॉर्निया मेसोडर्म से होता है और लीड्स जो होते हैं वो एक्टो एंड मेसोडर्म से होते हैं। फिर मेन नर्व सप्लाई जो है तो स्फिंक्टर जो आपका प्यूपिल जो पिपुलरी है। ठीक है, तो स्फिंक्टर पिपुलरी का जो आपका नर्व सप्लाई है वो ऑक्यूलोमोटर और सिंपैथेटिक है। इसी प्रकार डायलेटर पिपुलरी का जो सप्लाई है वो आपका ऑक्यूलोमोटर और पैरासिम्पैथेटिक है। डायलेटर पिपुलरी का जो ब्लड सप्लाई है नर्व सप्लाई है वो क्रेनियल सिंपैथेटिक है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक है। तो सर्वाइकल सिंपैथेटिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है लेटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय 6 क्रेनियल नर्व।
superior oblique is supplied by 4 cranial nerve and rest ocular muscles are supplied by 3rd cranial nerve। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। टीयर्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर 1 वीक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कब प्रोड्यूस होते हैं टीयर्स? तो आफ्टर 1 वीक ऑफ लाइफ। मेन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी, तो कौन से ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पेरीमीटर, पेरीमीटर किसके लिए यूज़ होता है? तो पेरीमीटर टू एस्टिमेटेड फील्ड ऑफ विजन। ठीक है, तो एस्टिमेटेड फील्ड ऑफ विजन के लिए पेरीमीटर का यूज़ करते हैं। टोनोमीटर का जो यूज़ है फॉर ऑकुलर प्रेशर। गोनियोस्कोप का जो प्रयोग है फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ है एंटीरियर चैम्बर। ऑप्थेल्मोस्कोपी का टू विजुअलाइज रेटिना। रेटिनोस्कोप का प्रयोग क्यों करते हैं? तो रिफ्लेक्टिव एरर के लिए। इसके अलावा आपका इस चार्ट है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो कलर विजन के लिए। स्नेल चार्ट का जो प्रयोग है, स्नेल्सन चार्ट का जो प्रयोग है वो क्या है? डिजिटल विजुअल एक्विटी के लिए करते हैं। और जेगर्स जो चार्ट है उसका प्रयोग जो है प्रेस बायोप्सी के लिए किया जाता है। तो ये याद रखना। कॉमनेस्ट साइनोसाइटिस कौन सा है? तो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है। तो कॉमनेस्ट साइनोसाइटिस मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। डायग्नोसिस ऑफ साइनोसाइटिस कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है? क्लस्टर जो हेडेक है उसमें क्या है? एंटीरियर एथोमाडाइटिस। ठीक है, उससे कोरिलेट करते हैं। फोरनून फॉरनून जो हेडेक है उसको क्या है? फ्रंटल साइनोसाइटिस से कोरिलेट करते हैं। आफ्टरनून हेडेक को मैक्सिलरी साइनोसाइटिस से कोरिलेट करते हैं। और रेट्रो ओकुलर हेडेक को अपन स्फेनोइडल साइनोसाइटिस से मेनली मेल करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो डिजिटल विजुअल एक्विटीज टेस्ट बाय स्नेलन्स टाइप टेस्ट। ठीक है, तो ये डिजिटल विजुअल एक्विटी के लिए है। फिर नियर विजन इज टेस्ट बाय जेगर्स चार्ट कीप्ड ए डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर। इसके अलावा मिस डायरेक्शन ऑफ ए सीलिया रबिंग द आई बॉल इज नोन एज ट्रेकियासिस। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ट्रेकियासिस कहलाते हैं। इनवर्ड टर्निंग ऑफ लीड मार्जिन इज नोन एंट्रोपियो। ठीक है, तो एंट्रोपिया कहलाता है। आउटवर्ड टर्निंग ऑफ लीड मार्जिन इज नोन एज एक्ट्रोपियन कहलाता है। फिर एन अब नॉर्मल एक्स्ट्रा रो ऑफ ए सीलिया टेकिंग प्लेस ऑफ ए मियो जो आपका मिमोबियम ग्लैंड इज नोन एज क्या कहलाता है आपका? डिस्टेसिया कहलाता है। अब्सेंस ऑफ सीलिया इज नोन क्या कहलाता हुआ आपका? मेड्रोसिस कहलाता है। हॉरिजॉन्टल पाल्पेब्रल apparatus is 2.8 to 30 mm इन साइज एंड आपका वर्टिकल पाल्पेब्रल apparatus is 8 to 10 mm इन साइज। तो ये नॉर्मल आपको ध्यान में रखना है। फिर डेविएशन इन द विजुअल एक्सिस ऑफ वन आई इज कॉल्ड स्क्विंटस कहलाता है। इसके अलावा टीनेड आउट बल्गिंग आर ऑफ ए स्क्लेरा विच इज लाइनेड बाय यूवियल टिश्यू। दिस डिसीज इज नोन एज स्टेफलोमा कहलाता है। ये कॉर्निया हैज 5 लेयर। कर्वेचर ऑफ ए कॉर्निया इज एग्जामिन्ड बाय प्लेसिडा डिस्क। ठीक है, तो प्लेसिडो डिस्क के द्वारा इसे एग्जामिन करते हैं। फिर कैरेटिक प्रिसिपिटस केपीएस आर सीन इन यूवेलाइटिस में आपको देखने को मिलते हैं। फिर न्यूवास्कुलराइजेशन ऑफ ए आइरिस इज नोन रेबियोसिस इरिडिस। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर कितना रहता है? तो 10 से लेकर 21 mmHg होता है। इंट्राओकुलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय किसके द्वारा मेजर्ड होता है? तो स्ट्यूअर्टस टोनोमीटर के द्वारा होता है। स्ट्यूअर्टस टोनोमीटर के द्वारा। फंडल एग्जामिनेशन इज डन बाय ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा होता है फंडल एग्जामिनेशन। साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क कितना है? तो 1.5 mm है। डिस्क
is slightly small, is hypermetropes and large in myopia. Normal cup disc rotation is एक 1:1:3 रहता है, ठीक है। फिर इसके अंदर चेरी रेड स्पॉट इन द फंडस इज सीन इन सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। एंगल ऑफ ए एंटीरियर चैम्बर इज मेजर्ड बाय गोनियोस्कोप। तो गोनियोस्कोप के द्वारा अपन मेजर करते हैं। विजुअल विजुअल फील्ड इज मेजर्ड बाय पैरामीटर, सॉरी किसके द्वारा अपन जो है मेजर करते हैं, तो पेरीमीटर के द्वारा। रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ कॉर्निया 1.37, एक्वस ह्यूमर वाइट्रस ह्यूमर इज 1.33 एंड क्रिस्टेलाइन लेंस इज 1.42। टोटल रिफ्लेक्शन पावर ऑफ आई इज 16 डाइन होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉर्निया कंट्रीब्यूशन प्लस 45 डाइन एंड लेंस कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो 15th डाइन होता है। ऑप्टिकली नॉर्मल आई इज डिफाइंड एज इमेट्रोपिया, ठीक है। absence of a crystalline lens from the eye is defined as एफेकिया कहलाता है वो, ठीक है। रिफ्लेक्टिव एरर इन विच रिफ्लेक्शन वेरियस इन द डिफरेंट मेरिडियस इज नोन एज एस्टेग्मेटिज्म कहलाता है वो। व्हेन टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ टू आई इन यूनिक्वल दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनिसोमेट्रोपिया कहलाता है, ठीक है, एनिसोमेट्रोपिया। फिर नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल insufficiency of a accommodation leading to failing vision of near is known as presbyopsy, ठीक है। An objective method of a finding out the error of a reflection by the method of a neutralization is retinoscopy. The curvature of a cornea is measured by keratometer, ठीक है। फिर उसके अंदर मोस्ट एडवांस मायोपिक रिफ्लेक्शन सर्जरी इज लेसिक सर्जरी। इसके बाद में ट्रोकोमा इज ए कॉज्ड बाय क्लेमिडियम ट्रोकोमाइटिस, ठीक है, इसके द्वारा कॉज होता है। इसके अलावा हर्बिस फॉलिकल आर सीन इन ट्रोकोमा, तो हर्बिस फॉलिकल ट्रोकोमा में दिखने को मिलता है। कोबल स्टोन अरेंजमेंट ऑफ ए पेपिलर is characterized in vernal keratoconjunctivitis। फिर है डेंड्राइटिस या फिर जियोग्राफिकल अल्सर या फिर डिसिफॉर्म केराटाइटिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक हर्पिस केराटाइटिस, ठीक है, वायरल केराटाइटिस कहलाता है। स्पिंटर पेपिलेई इज सप्लाइड बाय थर्ड क्रेनियल नर्व, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होता है। डायलेटर पेपिलरी इज सप्लाइड बाय किसके द्वारा सप्लाई होता है, इसका नर्व है आपका सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए वेट्रस इज 4 ml। सिल्वर वायर्ड एंड कॉपर वायर्ड अपीयरेंस ऑफ ए रेटिना आर्टरी सीन इन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ ए न्यूरोसेंसरी रेटिना प्रॉपर फॉर फ्रॉम द पिगमेंटेड इपिथेलियम इज नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, रेटिनल डिटैचमेंट। मोस्ट कॉमन इंट्रा ऑक्यूलर ट्यूमर ऑफ ए चाइल्डहुड इज ट्रोमा ऑफ चाइल्डहुड इज रेटिनोब्लास्टोमा। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स आर, तो कितने हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, तो वो 6 है। कौन सा, 4 है आपका रेक्टिस और 2 है आपका ऑब्लिक।
ठीक है, 4 रेक्टिक और 2 हैं ऑब्लिक। फिर लिवेटर पाल्पेबल सुपीरियर इज सप्लाइड बाय थर्ड नर्व। नेक्स्ट है आपका एक्यूट सुप्राएक्टिव इन्फ्लामेशन ऑफ ए ग्लैंड ऑफ जाइज इज नोन अस क्या कहलाता है, वो आपका स्टाइल कहलाता है। क्रोनिक नॉन इन्फेक्टिव ग्लोमेटस इन्फ्लामेशन ऑफ द मोल्बियन ग्लैंड इज नोन एज चैलेजन कहलाएगा ये, ठीक है। सुप्राएक्टिव इन्फ्लामेशन ऑफ द मियोबियन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ए ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट इज नोन एज इंट्रा हर्डमम कहलाता है, वो इंटरनल हर्डमम। लिपिड डिपोजिट इन histiocyst in the dermis of the lid in genthlosma. Length of a nasolacrimal duct is 15 to 18 mm. Tear film has 3 layers: mucus, aqueous and lipid layer. WHO definition of a blindness visual acuity less than 3/16 अकॉर्डिंग टू स्नेल चार्ट। इसके बाद में बताया गया है नेक्स्ट है लार्जेस्ट कॉजेस ऑफ ए ब्लाइंडनेस इज कैटरेक्ट इन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो कैटरेक्ट है लार्ज कॉजेस। इन आई बेसिक बर्न इज मोर हार्मफुल देन एसिड बर्न, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सर्जरी के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कॉमनेस्ट जो साइड है सर्जरी में, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस के क्या है, स्मॉल जॉइंट ऑफ हैंड। और गाउट जो होता है वो क्या कहाँ पे होता है, तो मेटाटार्सस फेलेंजियल जॉइंट ऑफ टूज में देखने को मिलते हैं। सीडो गाउट जो है वो आपके नी में देखने को मिलते हैं। पेगेट्स डिसीज जो है वो पेल्विस में देखने को मिलते हैं। डिसलोकेशन जो है C5 से 7 वर्टिब्रा में देखने को मिलते हैं। फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन जो है वो डॉर्सल लंबर रीजन में देखने को मिलते हैं। डिस्क प्रोलेप्स जो है वो L4, 5 और S1 में देखने को मिलते हैं। टीबी स्पाइन जो है वो T9, 10, 11, 12 में देखने को मिलते हैं। स्पाइनोफाइबिया जो है वो लंबोसेक्रल रीजन में देखने को मिलते हैं। गॉड्री टोफी जो है वो कार्टिलिजन ऑफ ईयर में आपको देखने को मिलेगा। ओकुलर जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें देखने को मिलते हैं। फिर पैथोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंट वायरस हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। स्मॉल पॉक्स जो है वो किसके कारण होते हैं, तो वेरियोला वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, तो वेरिसेला वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा जो है वो ऑर्थो मिक्सो वायरस के कारण होता है। कॉमन कोल्ड जो है राइनो वायरस के कारण होता है। मीजल्स जो है वो आपका पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। मम्स जो है वो मम्स वायरस के कारण होता है। रेबीज जो है रेबिडो वायरस के कारण होता है। डेंगू जो है वो एर्बो वायरस के कारण होता है। हर्पीज जो है हर्पीज वायरस के कारण होता है। एड्स जो है वो HIV वायरस के कारण होता है। पोलियो मिलेटिस जो है वो क्या है, एंटोरो वायरस के कारण होता है। डर्मेटोट्रोपी वायरस जो है, तो डर्मेटोट्रोपी के कारण क्या होता है, स्मॉल पॉक्स और मिजल्स होते हैं। न्यूरोट्रोपिक जो वायरस है उसके कारण क्या होता है, पोलियोमाइलाइटिस एंड हाइड्रोफोबिया होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।